अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि तहसीलदार की जो एडवर्टीज़मेंट है वो पीपीएससी की तरफ से आ चुकी है और इसमें जो सिलेबस का मसला बना हुआ था कि 2 पेपर्स होने हैं या हमारे इसमें 3 पेपर्स होने हैं, तो वो आज जो है वो कल जो 4 अक्टूबर को मेरा ख़्याल उसकी एडवर्टीज़मेंट आई है, तो 4 अक्टूबर को पीपीएससी ने इसको क्लियर कर दिया। अच्छा, अब बात इस तरह है कि सारे का सारा सिलेबस मौजूद है, उसमें इंग्लिश ऐसे है, उसमें उर्दू ऐसे है और उसमें आपका रेवेन्यू लॉस है। आज का जो डिस्कशन का मकसद है, जो मेन पॉइंट है, वो आपका बनता है जी रेवेन्यू लॉस को। अब देखें तो बड़ा वेग से सिलेबस दे दिया गया पीपीएससी की तरफ से रेवेन्यू लॉस का कि लैंड रेवेन्यू लॉस जो है वो पीपीएससी का 4th पेपर है और उसमें 100 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ हो गए, 90 मिनट्स हो गए। उसमें देखें तो लैंड रेवेन्यू लॉस की एक लिस्ट है पूरी। अब उसमें एक लंबी लिस्ट में मिनिमम भी अगर एक्ट्स को देखा जाए, लॉस को देखा जाए, रूल्स को देखा जाए, तो वो तकरीबन आपके बनते हैं जी कोई 14 या 15 रूल्स या 15 एक्ट्स, और इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं। उसमें पटवार कोर्स को डाल लें तो और बढ़ जाएगा, उसमें इनहेरिटेंस के जो मैटर्स हैं उनको डाल लें, उसमें सिविल फैमिली लॉज जो है उसको डाल लिया जाए तो वो और बढ़ जाएंगे इसमें, तो उसमें मुस्लिम लॉ को डाल लिया जाए तो बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें कंफर्म नहीं है कि क्या क्या चीज़ें इसमें जो है वो ऐड की जाएंगी। या तो इसके ऊपर पीपीएससी को एक जो है वो नोटिफिकेशन देना चाहिए कि लैंड रेवेन्यू लॉज का जो हमने मेंशन किया हुआ है उसमें ये चीज़ें जो हैं वो आपने करनी, जैसा कि लास्ट टाइम 2012 में शायद में भी जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी तहसीलदार की, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये एक्ट्स जो है ना ये इससे पेपर आएगा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा तो एक स्टेटमेंट लिख दी गई कि लैंड रेवेन्यू लॉज जो है उसको उसमें से पेपर आएगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है इस बारे में कि पीपीएससी जो है वो क्लैरिफाई करेगा आप लोगों को कि इसमें कौन कौन से लॉज और कौन कौन से रूल्स शामिल हैं। अगर नहीं भी करते तो फिर हमें एक ऑब्ज़र्वेशन उसके बारे में बनानी चाहिए कि किस में से आपका पेपर आ सकता है और कौन से जो लॉज हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कौन से लॉज जो हैं वो लेस इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखें तो एक आपका कानून है जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। सो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 जो है ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है आपका। अब इसके बगैर अगर आप कहें कि आपने रेवेन्यू पढ़ लेना है या आपने रेवेन्यू की जो मैटर्स हैं उनको डील कर लेना है, तो मेरा नहीं ख्याल कैसा पॉसिबल है, क्योंकि उसमें आपकी सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। जो तहसीलदार ने काम करना होता है, जो नायब तहसीलदार ने काम करना होता है, जो उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कानून कहता है, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं इसको कहता हूँ कि ये रेवेन्यू लॉज या रेवेन्यू के जो कवानीन हैं उनमें देखा जाए तो ये आपकी एक बाइबल की हैसियत रखता है, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और उसके बाद देखें तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कानून है और वो है लैंड रेवेन्यू लॉज 1968। ये एक्ट 67 वाला और रूल जो हैं वो 68 वाले, ये एक दूसरे की मैं समझता हूँ कि इंटरप्रिटेशन है। जैसे कुछ चीज़ें मेंशन है आपकी रेवेन्यू लॉज में, रेवेन्यू एक्ट में 67 वाले में, और उसकी फिर इंटरप्रिटेशन दी गई है यहाँ पे कि आपने वो काम कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ रेवेन्यू ऑफिसर, तो आपको वो काम करना होता है। सेक्शन 42 इसको डील करता है आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का। लेकिन अगर हम उसके रूल्स में जाएँ तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने ड्यूरिंग म्यूटेशन जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को चेक करना है और कैसे म्यूटेशन जो है वो करनी है, और इंतकाल के वो म्यूटेशन मीन इंतकाल आपने कैसे करना। तो मतलब कहने का ये है कि लैंड रेवेन्यू को रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अगर आपने चलाना है तो उसके लिए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक लैंड रेवेन्यू 1967 और उसके बाद लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968। एक तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हैं हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो है जी आपका टेनेंसी एक्ट। टेनेंट से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं तो वो तहसीलदार की कोर्ट में, रेवेन्यू ऑफिसर की कोर्ट में वहाँ पे चलते हैं, तो वहाँ पे जो है वो टेनेंसी एक्ट भी ज़रूरी है। तो मैंने इस तरह जो है ना बजाय इसके 15-16 एक्ट्स को मैं आपके सामने रख दूँ कि ये आपने करने हैं, मैं ऐसे करता हूँ कि आपको 5 एक्ट बताता हूँ, और इसमें 5 में भी
आपके 3 हाईली इंपॉर्टेंट हैं, आप मतलब उनको टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हैं और उनके बगैर तो पॉसिबल नहीं है कि आप रेवेन्यू का जो पेपर है उसको पास कर पाएँ। और दूसरे जो लेस इंपॉर्टेंट है उनमें 2 जो एक्ट्स हैं उनको मैंने रखा हुआ है। 2 एक्ट्स ऐसे हैं जो ज़रा लेस इंपॉर्टेंट है, 3 एक्ट ऐसे हैं तो वो ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसमें आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 आता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, और उसके बाद आपका आता है जी लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, 2 जिसकी मैंने पहले बात कर दी कि ये एक दूसरे की ये इंटरप्रिटेशन करते हैं। और तीसरा जी आपका टेनेंसी एक्ट 1887। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं। अगर आपने तहसीलदार का रेवेन्यू वाला पेपर जो पेपर नंबर 4 है, जो 100 मार्क्स का पेपर MCQs का, अगर आपने उसको प्रिपेयर करना है तो आपको ये 3 चीज़ें जो हैं ये प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। उसके बाद देखें तो 2 हैं आपके ऐसे लॉज जो ज़रा लेस इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनको पढ़ना, ये कह रहा हूँ कि वो ज़रा लेस इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम देखें तो इसकी कैटेगराइजेशन करें तो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी सब्जेक्ट्स या प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज में आपके वो 3 लॉज जो मैंने मेंशन कर दिए हैं। सेकेंडरी लॉ में ये होता है जी आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 वाला, वो रजिस्ट्री के मैटर्स, वो आपके जो है वो जो भी रजिस्ट्रेशन, जैसे बतौर सब रजिस्ट्रार तहसीलदार जब वर्क करता है तो उसने वो मैटर्स जो रिजॉल्व करने हैं, अपने कमीशन मुकर्रर करना है, आपने रजिस्ट्री को पास करना है, तो इस तरह के जो मैटर्स हैं वो मैटर्स सॉल्व किए जाते हैं 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक। सो 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप उसके बगैर जो है वो मुझे लगता है कि रेवेन्यू का पेपर पास करना कदरे मुश्किल है। और लास्ट वाला एक्ट जो है वो डेफिनेटली लैंड एक्विजिशन एक्ट है। लैंड एक्विजिशन एक्ट एक ऐसा है जो रिलेट करता है जी आपका कि आपने गवर्नमेंट की जो सर्टन प्रोजेक्ट्स हैं उनको लैंड कैसे आपने एक्वायर करके देनी है। सो लैंड एक्विजिशन एक्ट। सो 5 तरह के एक्ट्स हैं। एक है आपके प्राइमरी एक्ट्स, प्राइमरी रूल्स, प्राइमरी कवानीन, और दूसरे कवानीन, और दूसरे जो हैं वो आपके वो बन जाते हैं जी जिसमें सेकेंडरी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपके मैंने मेंशन कर दिया, जैसे आपका वो बन जाता है जी लैंड एक्विजिशन एक्ट है या आपका वो रजिस्ट्रेशन एक्ट है। सो ये 5 एक्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इनमें भी अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, मुझे वैसे उम्मीद है कि ये तकरीबन 2 से 2.5 माह में आपको ये PPSC पेपर कंडक्ट कर लेगा आपका। तो आपको मेरा ख्याल है कि ये पहले 3 प्रिपेयर करने चाहिए। एक आपका वो 3 जो हैं जो प्राइमरी आपके हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, और उसके बाद जो है वो आपका टेनेंसी एक्ट। इसमें प्राइस कंट्रोल की जिम्मेदारियां भी रेवेन्यू ऑफिसर्स जो है वो पे करते हैं, अदा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि प्राइस कंट्रोल को भी देख लेना चाहिए, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, वो 2 लेस इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको टाइम मिले तो आप उसमें पटवार कोर्स को कर सकते हैं, आप उसमें प्राइस कंट्रोल का जो एक्ट है उसको पढ़ सकते हैं, और इस तरह के बाकी जो रेवेन्यू लॉज हैं उसको देख सकते हैं। लेकिन अगेन मेंशन ये करूँगा कि वो 3 जो आपके इंपॉर्टेंट हैं आप सबसे पहले उनसे स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता उनको पढ़ने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह आपका मुझे लगता है कि 70 to 80% पेपर आपका इन 3 एक्ट में से ज़रूर रहेगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फ़र्दर हमारी कभी मुलाकात होगी तो उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे उर्दू के बारे में, कि उर्दू जो है वो तहसीलदार का उर्दू आपने कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह डिफरेंट है तहसीलदार का उर्दू का पेपर और PMS का उर्दू का पेपर। वो ज़रा डिफरेंट है, तहसीलदार की रिक्वायरमेंट ज़रा और हैं और PMS की रिक्वायरमेंट्स अपनी हैं। तो इंशाल्लाह वो उसको डिस्कस करते रहेंगे, और ये मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।